एम लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 7। संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 15 तक के मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधायक से प्रभावित है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं, उनसे मतलब क्या थे, प्रभावित है। ठीक है, अमेरिका में क्या मिलेगा, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संविधान के किस भाग में, भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कहां से कहां तक बोलते रहिए आप लोग, 12 से 35 तक है। ठीक है, संविधान के 3 भाग को भारत का क्या बोलते हैं, भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारे संविधान की बात करेंगे, तो हमारे संविधान में बात करेंगे तो बहुत, ठीक है, बहुत मतलब विस्तृत मतलब मूल अधिकार का व्याख्या आपको देखने को मिलता है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ठीक है, समानता, समान राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, समान राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य, ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने में राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते, ध्यान रखिएगा, राज्य के खिलाफ। किसके खिलाफ, राज्य के कठोर नियम के खिलाफ। ठीक है, यह विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि मतलब व्यक्तियों का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार को इसलिए भी मतलब इसलिए इस मूल अधिकार में जो प्रावधान जो दिए गए हैं, वे कानून का सरकार बनाना, न कि व्यक्ति का। मूल अधिकार को यह नाम दिया गया है, मूल अधिकारों का नाम ये इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें संविधान के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास में भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार है। पहला जो समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की बात करें 29 से 30 तक है। अंतिम की बात करेंगे संपत्ति का अधिकार जो है 31 में, जो कि अब नहीं है। ठीक है, 7वां नंबर की बात करेंगे, 6ठा नंबर पे था ये। 7वां नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो 7वां नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपको कितने में देखने को मिलता था, संपत्ति, ये मूल संविधान की बात हो रही है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था आपको छठे नंबर का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब ये मूल संविधान का में नहीं है। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा था लेकिन वर्तमान स्वरूप में नहीं है। क्या है, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया, जिसे संविधान के भाग 12 में किस में रखा गया है, संविधान के किस भाग में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, क्योंकि 300 के का बहुत पुराना हो गया। अब भाग याद कीजिए, भाग किस में है, भाग 12 के 300 के क में रखा गया। किस में रखा है, भाग 12 के 300 के क में रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार है। कितने मूल अधिकार है, तो फिलहाल की बात करेंगे 6 मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की विशेषता की बात करें, मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं सुनिश्चित करता है। कौन कौन सा विशेषता मूल अधिकार में, तो उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मूल अधिकार की बात करें, कुछ मूल अधिकार जो है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे नागरिक हो, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति, जैसे परिषद एवं कंपनियां। ठीक है, तो कुछ कंपनियों को भी, परिषद को भी मूल अधिकार प्रदान दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सीमित नहीं। अगर पूछेगा क्या मूल अधिकार असीमित है, तो बिल्कुल ये मूल अधिकार जो हमारा असीमित नहीं है, लेकिन बाद योग है। क्या है, बाद योग है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य अगर चाहे तो उसमें मतलब जो प्रतिबंध लगाना उचित हो, प्रतिबंध लग सकता है। कारण, हालांकि ये कारण उचित है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगी, अदालत करेगी। ऐसा नहीं कि राज्य मनमानी ढंग से लोगों पे प्रतिबंध लगा देंगे तो मूल अधिकार होगा। ठीक है, उनके द्वारा मूल अधिकार को अगर प्रतिबंधित किया गया है, किस कारण से किया गया, सही है कि नहीं, इसका जांच करने के लिए क्या होता है, न्यायालय होता है। इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों में पूरे समाज के बीच में संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच भी होता है। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के, ठीक है, खिलाफ भी उपलब्ध है। ठीक है,
वे देखेंगे जो भी मौलिक अधिकार जो हमें मिला वो सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हमें ये उपलब्ध होता है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। बात के मूल अधिकार की प्रकृति की बात करेंगे तो ज्यादातर नकारात्मक ही है, ठीक है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक हो जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करना सकारात्मक है, ठीक है। हालांकि मूल अधिकारों की प्रकृति के नकारात्मक है। ये न्यायोचित है, ठीक है। न्यायोचित है मतलब व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं, ठीक है। इनका उल्लंघन होता है तो न्यायोचित कहने का मतलब जैसे वाद विवाद हो सकता है, व्यक्ति जो है सो न्यायालय जा सकते हैं। जबकि बात करेंगे डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत जो है न्यायोचित नहीं है, ठीक है, मतलब वाद योग्य नहीं है। आप उनके मुद्दों को लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर हाईकोर्ट भी जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील लेकर जाया जाए, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पहले उच्च न्यायालय जाएंगे फिर मतलब हाई कोर्ट जाएंगे। यह अस्थायी नहीं है, मूल अधिकार की बात की, यह अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधायक के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह शब्द संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता, मतलब मूल अधिकार में संशोधन करेंगे तो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तारित किया गया है। मूल अधिकार से संबंधित संशोधन किस अध्याय में है तो 11 में आपको विस्तारित किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की तरफ समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट आपका समझने वाला है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ के, अनुच्छेद 20 और 21 इसको छोड़ के जितने भी मूल अधिकार है सबके सब मतलब क्या होते हैं, निलंबित किया जा सकता है। जिसका अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 6 में जो 6 प्रकार के हमको मूल अधिकार मिला है, जब राष्ट्रीय आपात लगेगा आर्टिकल 352 का प्रयोग होगा तो इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन 3 आधार पर हमारे यहाँ आपातकाल लगता है। पहला क्या है, विदेशी आक्रमण के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, ध्यान रखें, तो ऐसे कंडीशन में समाप्त हो सकता है। दूसरा जो सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह पे, ठीक है, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जाता है, ठीक है। 19 के आर्टिकल्स 19 में बात करेंगे तो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं इनको तभी हटाया जा सकता है जब देश पे विदेशी आक्रमण हो या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है। अगर आंतरिक अशांति के आधार पे, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह पे आंतरिक अशांति के आधार पे जब आपातकाल लगेगा तो ऐसे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे में ये स्थगित नहीं होगा। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो जाए, ठीक है, लेकिन 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में मूल अधिकार का मतलब क्या होगा, प्रतिबंधित नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार में वर्णित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कार्यक्रम मूल अधिकारों का निलंबन की बात करेंगे तो किसमें, अध्याय 16 में है। अब आते हैं 31 के क, संपत्ति आदि के अधिग्रहण पे कानून की रक्षा, इसके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 के ख, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानीकरण 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एवं अनुच्छेद 31 के ग की बात करेंगे तो कुछ कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि है। तो ध्यान रखेंगे 31 के क में क्या है, संपत्ति के आदि के अधिग्रहण में कानून की रक्षा है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार न रह के कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 31 के ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मानीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है। 31 के ख में, 31 के ग में क्या है, कुछ कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों को व्यावृत्ति की गई है। तो 31 के ख ग क सारे के सारे संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। बात करेंगे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था और ऐसी सेवाओं में संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंधित आरोपित करती है, ठीक है, अनुच्छेद 33 के खिलाफ, ठीक है। अनुच्छेद 33 में क्या होता है, तो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंधित आरोपित करती है, ठीक है, प्रतिबंध आरोपित करते हैं, मतलब इन लोग को मौलिक अधिकार का व्यापक प्रयोग करने की रोकी होती है, मतलब नहीं कर सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 जो है इसमें मार्शल आर्ट की बात होता है, ठीक है, सैन्य रूल होता है, ठीक है, सैनिक शासन हो जाता है, ठीक है, फौजी कानून होता है, ठीक है। ये थोड़ा आपातकाल से अलग होता है क्योंकि आपातकाल पूरा देश में लगता है। आपातकाल कहाँ पे लगता है, पूरे देश में लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक तरह से अगर बात करेंगे ये राष्ट्रीय आपात से भिन्न होता है क्योंकि इसको विशेष परिस्थिति में किसी एक विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है। ऐसे कानून से जिन इनका इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी
कानून प्रभावी हो, ठीक है। मतलब ये फंडामेंटल राइट को, ठीक है, ऐसे इलाकों में, ठीक है, इनके क्रियान्वयन को रोका जा सकता है जहां पे फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से, जो असामान्य परिस्थिति में लगाया जाता है, मार्शल लॉज इनको कहते हैं, ठीक है। ये किसमें मार्शल लॉ का चर्चा किस आर्टिकल्स में किया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 54। 34 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मार्शल लॉ, सैनिक शासन। सैनिक शासन नहीं, सैन्य शासन कहना उचित होगा। राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है, इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण भी एकरूपता बनी रहे, ठीक है। ये जो कानून जो होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा बनाते हैं, किसके द्वारा बनाते संसद हैं, तो के संसद के द्वारा। द्वारा बनाते हैं, क्योंकि संसद पूरे देश को प्रतिनिधित्व करती है, न कि किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 35 में कहते हैं इनमें से ज्यादातर कानून स्वयं परिवर्तित है, ठीक है, जबकि कुछ कानून की मदद प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद के द्वारा बनाया, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि देश की मतलब एकरूपता मतलब बनी रहे, जो कि आर्टिकल 35 कहता है, ठीक है। और 12 से लेकर 35 तक आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको फंडामेंटल मौलिक। राइट। पहला बात करेंगे राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य की परिभाषा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 में आपको देखने को मिलता है राज्य की परिभाषा क्या है। तो मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह इस अनुच्छेद 12 के भाग 3 के उद्देश्य के उद्देश्य की तहत परिभाषित किया गया। इसके अनुसार राज्य के निम्नलिखित शामिल है। राज्य में कौन कौन आ जाएंगे? तो कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्याय, सभी के सभी राज्य के पार्ट होंगे। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या फिर गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, इस सारे के सारे राज्य के हिस्सा हो जाएंगे। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया। इनमें से शामिल इकाइयों के कार्यों की अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन होगा। इन सारी जगहों पर अगर मूल अधिकार का हनन होता है, दे आर पार्ट ऑफ ए स्टेट, इस आधार पे आप चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। इस आधार पे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। राज्य का हिस्सा सिनेमा घर, होटल, बस, गाड़ी, सबके सब राज्य का हिस्सा होगा। जो भी सार्वजनिक आधार है सबके सब राज्य का हिस्सा है, लेकिन कोई प्राइवेट संस्था राज्य का हिस्सा नहीं होगा। अगर कोई प्राइवेट है, मान लीजिए कोई संस्था 90% प्राइवेट है, ठीक है, अगर 10% पे अगर उसके राज्य का किसी भी तरह से उसमें सपोर्ट है, फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरह से, दे आर पार्ट ऑफ ए स्टेट, ठीक है। चापाकल की बात करेंगे, गांव देहात में होता है, ठीक है। देखिएगा चापाकल सरकार गड़वाती है, ठीक है, लेकिन देखिएगा किसी व्यक्ति के दरवाजे पे होता है, उसमें पानी लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य का कहीं ना कहीं से उसमें हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है, ठीक है। तो राज्य के अर्थ में वो सारी संस्था आएगी, उच्चतम न्यायालय ने कहा, जो कि मतलब एक राज्य की इकाई एजेंसी या फिर बतौर राज्य की संस्था के तहत काम कर रही है, सारे के सारे मतलब राज्य की संस्था हो जाएगी। अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए सुप्रीम सॉरी बात करेंगे, संसद ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो कि मूल अधिकारों का असंगत विधियां है, तो इसके लिए अनुच्छेद 13 प्रयोग में आता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएगी। मतलब मूल अधिकारों को कम करेगा, उसका अल्पीकरण करेगा, तो विधि जो बनेगा वो मतलब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखें, वो विधि क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। ये शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के 226 को प्राप्त है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि मौलिक अधिकार को मतलब शून्य कर देगी, समाप्त करने की बात कर रही है, तो वैसे कानून ही मतलब समाप्त हो जाएगी और उसको समीक्षा के योग भी लाया जाएगा। तो भाई साहब ऐसा कानून क्यों बन गया? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत मतलब इसको समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकार को उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक अवैध घोषित कर सकती है। अगर कोई विधि ऐसा बन जाए, कोई कानून ऐसा बन जाए जो कि मूल अधिकारों का क्या करेगी? उल्लंघन करेगी, तो ऐसे संदर्भ में, ठीक है, वैसे विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। समझ रहे हैं ना? अनुच्छेद 13 के जी। अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल करके व्यापक रूप दिया गया। क्या है? तो अस्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित। अगर अस्थायी विधि संसद पारित कर दे या फिर राज्य विधानमंडल पारित करे तो भी अस्थायी विधि जैसे राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के रूप में पारित होता है। प्रत्यायोजित प्रत्यायोजित विधान, ठीक है, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक स्वभाव, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, गैर विधि के गैर विधायी स्वरूप, जैसे विधि को बल रखने वाली रूढ़ि या फिर प्रथा, तो सारा अगर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के खिलाफ, ठीक है,
किसी भी प्रकार के कानून बनाएगी तो ऐसे विधि को शून्य कर दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल्स कहता है? तो आर्टिकल 13 कहता है, ठीक है। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन की चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। विधान, न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में, ठीक है, ध्यान में, इसमें किसी को भी अदालत में चुनौती दिया जा सकता है मूल अधिकारों के हनन पे, और उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, ठीक है। अब जो है सो हम लोग देखेंगे, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक क्या क्या चीज है, इसको आज कंप्लीट कम से कम कर लेते हैं। क्या है? तो 14 में 18 में देखेंगे, 14 से लेकर 18 तक क्या है, तो समता का अधिकार है। क्या है? 14 से लेकर 18 तक क्या है, समता का अधिकार है। इसमें 14 क्या कहता है मित्रों, तो विधि के समक्ष समता है, विधियों का समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समता में विधियों के समान संरक्षण है। किस आर्टिकल में बात कही गई है, किसमें है? आर्टिकल 14। बिल्कुल, आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। किस आर्टिकल्स में कहा गया है? आर्टिकल 15। आर्टिकल सभी 15 लोग में। बोलिए, कहानी नहीं सुनना है, ठीक है, या फिर जो 16 लोग, ठीक है। लोक नियोजन में विषय के अवसर की समानता किसमें है? आर्टिकल 16। 16 में। अस्पृश्यता का अंतर, उनका आचरण निषिद्ध किसमें कहा गया है? 17 में। 17 में कहा। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सभी उपाधियों पर रोक किसमें मिला गया है? 18। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 18 में, ठीक है। के सिवाय दो तरह का हम लोग उपाधि ले सकते हैं, सेना और विद्या, ठीक है, ध्यान में रखें। बाकी किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, केवल सेना और विद्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। क्या है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता 19 में दिया गया? कितने प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में? 6 प्रकार का स्वतंत्रता। 6 प्रकार के स्वतंत्रता को, ठीक है, 6 प्रकार के स्वतंत्रता को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको इमरजेंसी जब लगता है, ठीक है, जिसमें बाहरी आक्रमण, ठीक है, फिर युद्ध की स्थिति बने, तभी इसको खत्म किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे क्या इमरजेंसी के समय सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जब लगेगा इमरजेंसी, तो क्या इनको खत्म किया जाएगा? नहीं, नहीं किया जाएगा, ठीक है। 6 प्रकार के स्वतंत्रता में जो 19 में मिलता है, कौन कौन सा स्वतंत्रता है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन के संघ, निवास, सचरण, वृत्ति। निवास, वृत्ति, ठीक है, सारे के सारे 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 20। दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण किस आर्टिकल्स में, क्या बताएंगे? 21 में। 21 का क में है। क में है, ठीक है, ध्यान रखिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 5। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक मिलेगा? 23 और 24। श्रम का प्रतिषेध किसमें किया गया? बलात् श्रम का प्रतिषेध 23 में। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध किसमें किया गया, क्या बताएंगे? 24। में। अब आते हैं आगे, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। अंतःकरण की धर्म और अवाद के रूप में मान्य आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन किसमें दिया गया है? 26। सभी विधि के करों के संदर्भ में 12वीं स्वतंत्रता किसमें है? कर के संदर्भ में स्वतंत्रता। कुछ दशाओं में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना की उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता किसमें है? 28 में। सब लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा है फिर? हाँ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें मिलेगा आपको? 29 में। 29 में। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा किसमें है? 30 में। स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 30 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 32 करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास जाने का अधिकार किसमें? 32 में। कितने प्रकार की याचिकाएं लोग, कितने, इसमें कौन कौन सी याचिकाएं शामिल है? 5 प्रकार की याचिकाएं शामिल है। कौन कौन है फिर 32 में? बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा? अधिकार परीक्षा, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? आर्टिकल 21 में जो है 15, 16, 19, ठीक है, 29, 30, ये क्या है? केवल भारतीयों को प्राप्त। याद कर, बोलिए एक बार मेरे साथ, 15, 16, 19, 29, 30 किसे प्राप्त है? केवल 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं है। बाकी जो है सारे के सारे, बाकी के बारे विदेशी और भारतीय सबको प्राप्त है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 किसे प्राप्त है? भारतीयों को।
फिर से बोलिए आर्टिकल्स एक बार जोर से बोलिए, कौन कौन से आर्टिकल्स है? 15, 16, 19, 29, 16, 19, 29, 30। बिल्कुल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी सारे आर्टिकल्स किनको है? तो विदेशी को भी प्राप्त है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रहेगा। हाँ 15। आगे आप देखेंगे क्या है, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है केवल नागरिकों का प्राप्त मूलाधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद आर्टिकल्स 15, लोक नियोजन वाला 16, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्बाध आचरण निवास एवं संघ बनाने की सूचना 19 में कितने प्रकार का आर्टिकल? 6 प्रकार के आर्टिकल। ठीक है, अल्पसंख्यक को शिक्षा संबंधी की अधिकार 29 में, अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रचार है तो शिक्षण संस्थाओं का अधिकार 30 में था। 15, 16, 19, 29, 30 किसे प्राप्त? केवल इंडियन सिटीजन को। ठीक है, अब चलते जो विदेशी को भी प्राप्त है। ठीक है, तब विधि के समय समता विदेशियों को भी मिलता है। ठीक है, अपराधों के दोष सिद्धि के समय 20 इनमें भी मिलता है। प्राण एवं दैहिक 21 सबको मिलता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार विदेशियों का भी है, 21 के ए में है। ठीक है, कुछ मामलों में हिरासत में नजरबंदी की सजा 22 में इनको भी है। बलात् श्रम, अवैध मानव व्यापार के समय प्रतिशत इनको भी। लेकिन विदेशी में भी कौन सा विदेशी? क्या शत्रु देश के विदेशी को यह अधिकार प्राप्त है? नहीं है। ठीक है, शत्रु देश कौन? जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो। ठीक है, जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो। नहीं, पाकिस्तान कहना उचित नहीं होगा, शत्रु देश हमारा कोई भी हो सकता है। डिफाइन नहीं है शत्रु देश, जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है या फिर जिनके साथ हमने भविष्य में युद्ध किया है, ठीक है, वो हमारे शत्रु देश है। ठीक है, तो ये अधिकार शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी ये जो है 14, 20, 21, 21 के का 22, 23 सबको प्राप्त है, जबकि 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को किसके? केवल भारतीय को प्राप्त है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नागरिकों एवं विदेशियों का प्राप्त अधिकार शत्रु देश को छोड़कर 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 28 भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। साथ में बात करेंगे इस तरह से अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारतीय मामले 1973 में कहा गया कि मूल अधिकारों के हनन के अधिकार पे संवैधानिक संशोधन में चुनौती दी जा सकती है। यदि वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध भी घोषित किया जाएगा। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार देखेंगे, जो कि 14 से शुरू होगा। अभी 12 और 13 आर्टिकल्स को देख लिए, क्लासेस काफी लंबा चलेगी। ठीक है, समझ गए। आर्टिकल 14 जो है बहुत सुंदर आर्टिकल है, इसे मेंस में प्रश्न बनता है। 14, 15 से हम लोग इसको देखेंगे कल के क्लास में। 14 से लेके 18 आर्टिकल तक कंप्लीट करेंगे। कब से कब तक करेंगे? 14 से लेके 18 तक कल के क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ के आया करो, नहीं पढ़ते हो तो कम से कम रिकॉर्डिंग भी सुना करो। ठीक है, ध्यान में